दर्पण में जैसे उसमें हेडिंग हमने लिखवाई थी कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, और उसमें हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। तो ऐसे ही ये लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो इसमें हमें लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है। देखो कौन कौन सी होती हैं। जैसे नंबर 1 पढ़ना हमें मुख्य अक्ष के बारे में। जैसे मुख्य अक्ष वहाँ दर्पण में होती थी, जैसे मुख्य अक्ष वहाँ दर्पण में होती थी, ऐसी मुख्य अक्ष लेंस में भी होती है। अब वहाँ देखो मुख्य अक्ष जब हमने दर्पण में पढ़ा था, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो इस तरीके से वक्रता केंद्र सी और पी, तो हमने इसकी परिभाषा लिखी थी कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा थी दर्पण के लिए, लेकिन अब पढ़ रहा है परिभाषा मुख्य अक्ष की लेंस के लिए कि लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है। जैसे ये एक लेंस है, इसे ध्यान से समझना, एक ये लेंस है, देखो ये वाला जो तल है लेंस का, ये वाला जो गोलीय तल है, और इसको हम डैश डैश करके ऐसे करके पूरा करें तो इस वाले तल का एक अपना कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक, क्योंकि कोई वृत्त होता है उसका एक केंद्र होता है। ऐसे ये देखो आकृति में गोल गोल दिखाई दे रही, यानी कि ये गोलीय तल है, और इस गोलीय तल को हम डैश डैश करके इस तरीके से मिला दें तो इस वाले तल का अपना कोई ना कोई एक केंद्र होगा, ठीक। और ये वाला जो गोलीय तल है और इसको हम डैश डैश करके इधर पूरा करें तो इस वाले तल का भी एक केंद्र होगा, और वो दोनों केंद्र एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि ये बिंदु एक गोलीय तलों का बिंदु हो गया, दो गोलीय तल हैं उन दोनों का केंद्र हो गया ये बिंदु। अब इस केंद्र से और होते हुए कोई सरल रेखा जाती है तो इस सरल रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और परिभाषा बनाना चाहे देखो कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के, ये कौन से पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं, कि दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। कि किन्हीं दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे राजा पेपर में कि लेंस के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं, तो चित्र तुम्हें पता ही है, ये लेंस हो गया और ये सीधी जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। तो इसकी खास बात देखो, ये मुख्य अक्ष की ये पहली बात तो ये सरल रेखा है, और ये एक ऐसी रेखा है जो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं इनके केंद्र से होते हुए रेखा जा रही है। तुरंत ये परिभाषा बना दें कि किन्हीं दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। ये हेडिंग लिखो, फिर बोलना इसमें लिखो, मुख्य अक्ष में लिखो कि किन्हीं दो, चित्र बाद में बनेगा, पहले थ्योरी लिखो, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये पढ़ना प्रकाशिक केंद्र, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे प्रकाशिक केंद्र का मतलब ये कोई ना कोई केंद्र होगा, एक बिंदु होगा। और प्रकाशिक, इसके तो प्रकाशिक के नाम में आ रहा प्रकाश है, यानी कि ये एक ऐसा केंद्र है जिस पर प्रकाश पड़ेगा, नाम से ही पता चल रहा है। अब ये जो मुख्य अक्ष होती है, लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु ऐसा स्थित होता है कि जिस पर और कोई प्रकाश की किरण पड़े तो वो किरण सीधे ही निकल जाती है। इस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, और ये एक स्पेशल बिंदु होता है। वैसे देखो, और इस पर जैसे मान लीजिए एक कोई लेंस है, इस पर और कोई प्रकाश की किरण पड़ती है इस तरीके से, तो ये लेंस से तो अपवर्तन होगा, लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद किरण इधर कहीं अपने रास्ते से हट सकती है, ठीक। बिल्कुल सीधे जा रही थी तो इस सीधे ना जाके अपने रास्ते से हट जाती है, दूर हट जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो देखो ये सीधी जा रही थी लेकिन अपने रास्ते से भटक गई, जैसे सीधी ना जाके तिरछी हो गई। लेकिन ऐसे ही जितने भी हम किरण लेंगे हमेशा लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद किरण हमेशा अपने रास्ते से विचलित हो जाती है लेंस में। और जबकि लेंस के अंदर जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा स्थित होता है
कि जिस पर अब कोई प्रकाश की किरण पड़े तो यहाँ से कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो ये एक स्पेशल बिंदु होता है जिस पर किरण पड़ती है वो सीधे निकल जाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो ये बिंदु देखो एक ऐसा बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, ये मुख्य अक्ष है, इसी पर स्थित है। तो हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाला प्रकाश सीधे ही निकल जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बिंदु है इसे ओ से लिखेंगे। ठीक, तो हेडिंग लिखो प्रकाशिक केंद्र और इसकी परिभाषा लिखो कि देखो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाला प्रकाश सीधे ही निकल जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाला प्रकाश सीधे ही निकल जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। नई लाइन से आरोहण लिखना, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ओ। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन जैसे हमने वहाँ पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन, तो हमने परावर्तन का मतलब बताया था कि परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। ठीक, कि प्रकाश का वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ये जो अपवर्तन है इसका अर्थ हमें पता चल रहा है तो शायद परिभाषा थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखो अपवर्तन का मतलब होता है कि अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ से विचलित हो जाना। अपने पथ का मतलब रास्ता, विचलित का मतलब भटक जाना। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण जैसे अपने रास्ते से जा रही है तो वो अपने रास्ते से ना जाके अपने मार्ग से भटक जाए। जैसे ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जा रही थी, अब ये सीधी ना आके, इसका रास्ता तो ऐसे ये है, अब ये सीधी ना आके अपने रास्ते से भटक गई, तिरछी हो गई है। ये किरण जो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये सीधी ना जाके अपने रास्ते से विचलित हो गई और दूसरी जगह चली गई। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये अभी सिर्फ हमने समझाने के लिए इतना बताया। देखो रियल में ऐसा होता है जैसे और कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे एक ये तल है, ठीक, या हम कह दें कि ये नीचे ठोस माध्यम है, नीचे माध्यम। जो माध्यम समझने से पहले एक चीज़ और समझो, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। अभी ये भी रखने नहीं पड़ेंगे, ये भी बता देंगे। जैसे ऊपर है ये विरल माध्यम, ठीक, और नीचे हम मान ले रहे हैं कि ये जल है, ये जो लाइन खींची इसके नीचे सभी जगह जल है, ठीक। तो ये जल है, तो ये हो गया सघन माध्यम। अब यहाँ जो जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी तो यहाँ माध्यम कौन सा होगा, वायु माध्यम होगा। वायु माध्यम का मतलब विरल माध्यम, और नीचे जल है, जल होता है सघन माध्यम। तो हम देख रहे हैं प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब ये कोई दर्पण वगैरह नहीं है, ये कोई दर्पण वगैरह नहीं है कि प्रकाश की किरण वापस लौट जाए। ये सिर्फ जल है, या हम कह सकते हैं कोई ठोस माध्यम है, ठोस माध्यम या जल वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये किरण बिल्कुल इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी। जैसे ये देखो जिस रास्ते से जा रही इसी रास्ते से इस तरीके से जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये किरण सीधी ना जाके अपने रास्ते से इस तरीके से विचलित हो जाती है, ठीक। देखो ये सीधी जानी चाहिए थी किरण, ये सीधी ना जाके
ये इस तरीके से अपने रास्ते से विचलित हो गई। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये अपवर्तन। और ये डैश डैश करके हम अपनी तरफ से एक लाइन और खींचते हैं, जैसे परावर्तन में लाइन खींची थी, इसे अभिलंब कहते थे, ऐसे यहाँ ये अभिलंब है। अब परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ क्या हो रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो प्रवेश कर रही है, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी है, फिर से सुन लो एक बार कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज़ और समझ लो, शायद इसका मतलब देखो क्या होता है, ये अभी हमने नहीं बताया कि सघन माध्यम, जैसे यहाँ वायु माध्यम था तो हमने कह दिया कि वायु माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, और नीचे जल वगैरह कुछ भी मान लें जल था तो जल को हमने कह दिया सघन माध्यम। आखिर ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं? देखो ऊपर है विरल माध्यम और नीचे ये था सघन माध्यम। पहले सघन का मतलब समझो। सघन, जो सघन का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। और अपने देहाती भाषा में बताएं तो सघन दे कहते नहीं, सघन का मतलब क्या? घने घने। ठीक, घने का मतलब क्या होता है? पास पास। कहते नहीं कि घने घने बैठ जाओ, कहते हैं तो घने घने का मतलब क्या? पास पास। ठीक, तो ये ऐसा माध्यम होता है जिससे माध्यम के कण बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। जैसे मान लो हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं हम सघन बैठे हुए हैं, घने घने। ऐसे विरल, विरल का मतलब होता है दूर दूर, जैसे माध्यम के कण दूर दूर होते हैं तो वो होता है विरल माध्यम। ठीक, तो देखो यहाँ वायु है, यहाँ माध्यम कौन सा? वायु। तो वायु माध्यम जो उसमें वायु माध्यम है उसमें कण दूर दूर स्थित होते हैं, इसीलिए वायु का है विरल माध्यम। और नीचे जल है तो जल के जो कण होते हैं वो आपस में बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसीलिए जल को सघन माध्यम कहा गया। ठीक, तो जैसे माध्यम के कण अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जैसे माध्यम के कण पास पास हों उसे सघन माध्यम। तो यहाँ ये विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब ये पहले हेडिंग लिख ली प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें लिखो जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये अपवर्तन का चित्र है, ये अपवर्तन का चित्र है, तो ये आने वाली किरण है, इसीलिए इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से हुआ अपवर्तन, तो अपवर्तन के बाद ही तो ये किरण जा रही है, तो इसीलिए इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ध्यान रखना परावर्तन में इधर आपतित किरण और इधर होती थी परावर्तित किरण, जबकि यहाँ आपतित किरण और अपवर्तित किरण है। ठीक, इनके नाम और लिख लो। ये इसके अपवर्तन का चित्र ये पता है तो नियम भी चित्र से ही आ जाएंगे। जैसे वहाँ परावर्तन के 2 नियम होते थे, ऐसे यहाँ भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और पहला नियम जो कौन सा होता है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं ये जो एक तल है, इस तल में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब ये तीनों स्थित हैं। तो पहला रूल कॉमन है
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, वहाँ हम कहते थे आपतित किरण और दूसरी किरण का नाम लेते थे परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ परावर्तित की जाए अपवर्तित हो जाए। ठीक, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे नोट करो। अपवर्तन संबंधी निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नंबर एक आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो, वहाँ प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बनता था, ऐसे यहाँ ये आपतित किरण है, इधर अविलंब है, तो इनके बीच में ये कोण बनेगा आपतन कोण आई। आपतन कोण को आई से लिखते थे। ऐसे इधर ये अपवर्तन, ये अविलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच में तो ये एक कोण बन रहा है, तो ये हो गया अपवर्तन कोण। ये ध्यान रखना, आपतन कोण है आई, और यहाँ ये अब है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर। ठीक, और जबकि परावर्तन में इसी कोण को हम कहते थे परावर्तन कोण। अब यहाँ परावर्तन नहीं, यहाँ अपवर्तन कोण है। ठीक, उसके अलावा एक चीज़ और देखो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्नेल। तो दूसरा नियम जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, वो इन्हीं ने दिया था, स्नेल ने। इसीलिए दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इन्होंने देखो ये नियम क्या बताया था। जैसे एक चीज़ और समझो, साइन जो होता है, साइन ये जो हाई स्कूल में पढ़े त्रिकोणमिति, तो साइन कॉस टैन ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो साइन के लिए हम हिंदी में कहते हैं ज्या। ठीक, ज्या कहते हैं। अब जैसे साइन, ये लिखा हुआ साइन, और इसके आगे हमने थीटा बना दिया, तो इस पूरे को पढ़ेंगे साइन थीटा। ऐसे ही ये साइन लिखा, इसके बाद लिख दिया आई, तो ये साइन आई। और हिंदी में बोले तो साइन आई। देखो, आई का मतलब क्या है कि आपतन कोण। आई को हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन कोण। और साइन क्या है, ज्या। यानी कि इस साइन आई को पूरे को अगर हिंदी में बोले तो आएगा आपतन कोण की ज्या। ठीक, आई क्या है, आपतन कोण, और ये साइन क्या है, ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या। और साइन आर, तो साइन आर देखो, आर है अपवर्तन कोण, और ये ज्या, यानी साइन आर का मतलब अपवर्तन कोण की ज्या। तो और ये निशान जो हमने लगाया बटे में, तो ये पूरा क्या हो गया, साइन आर, यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ये अनुपात का ही तो निशान है। तो ये हमेशा नियत होता है, नियत। ये नियम दिया था स्नेल ने, इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम, या प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दूसरा नियम। और इसकी हम थ्योरी बनाना चाहें तो थ्योरी कैसे निकलेगी कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये दूसरा नियम हो गया। इसमें दूसरे नियम में लिखो नंबर 2 कि आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिखो साइन आई, कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिखना साइन आर। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन जो कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये लिखा हुआ है स्नेल, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कोई नई लाइन से नहीं, इसी में लिखना। इसे स्नेल का नियम
कहते हैं। फिर नई लाइन से लिखना अर्थात, अर्थात में ये साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत, ये बॉक्स बंद कर लेना। ठीक, और ये स्नेल का नियम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।